नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं विवेक एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुद्धि। बुद्धि जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। बुद्धि जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खासी महत्वपूर्ण है और हर बार एक प्रश्न बुद्धि के टॉपिक से आता है। बुद्धि के इस टॉपिक में जिन चीजों को हम समझेंगे उसमें सबसे पहले है बुद्धि का सामान्य परिचय, उसके बाद बुद्धि के वर्गीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वर्गीकरण से अभिप्राय है मेरा बुद्धि के सिद्धांत, कितने तरह के सिद्धांत दिए गए हैं उनको समझेंगे। हम समझेंगे बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को, उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि को, और अंत में बुद्धि के परीक्षण। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। आज का जो ये हमारा स्पेसिफिक लेक्चर है ये ओरिएंटेड है बुद्धि के सामान्य परिचय की ओर, कि बुद्धि को अगर हम परिभाषित करते हैं तो किस प्रकार से बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले अगर मैं बुद्धि के बारे में कुछ भी कहूं कि बुद्धि क्या है या क्या नहीं है, तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी चाहिए साथियों कि बुद्धि एक योग्यता है, एक एबिलिटी है मनुष्य की। हम किसी भी मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को इंटेलिजेंट कहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं, कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जिनके कारण हम उसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, क्लास में टेस्ट होता है तो वो अच्छे नंबर लेकर आता है, तो आप कहोगे कि यार ये इंटेलिजेंट है। कोई विद्यार्थी मान लीजिए वो कभी उसको किसी तरह की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाता है, तो आप कहोगे कि यार ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको कोई भी काम कर दो दे दो तो ये भूलता नहीं है, हर काम को बहुत अच्छे से निभा लेता है। लेकिन क्या केवल कोई नंबर लेकर आ जाना या कोई चीज याद रख लेना या फिर कक्षा में हर प्रश्न का सही उत्तर बता देना, क्या इसी को इंटेलिजेंस कहेंगे? नहीं। अगर हम केवल इन्हीं चीजों को इंटेलिजेंस मानने लग जाएंगे, बुद्धि मानने लग जाएंगे, तो हम बुद्धि को बहुत ही संकुचित कर देंगे। आज के लेक्चर में हमें यही समझना है कि बुद्धि क्या है। तो सबसे पहली बात तो बुद्धि योग्यता है। योग्यता किस चीज की? योग्यता है चीजों को जांचने की, जानने की, परखने की, प्रत्यक्षीकरण की। इन सबकी जो योग्यता मनुष्य में है, वही योग्यता एक समुच्च रूप में, एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में क्या कहलाती है? बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। अब बुद्धि को तीन पक्षों में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जिन तीन पक्षों के अंतर्गत बुद्धि को समझा जाता है उसमें पहला है बुद्धि का कार्यात्मक पक्ष। कार्यात्मक पक्ष, कार्यात्मक पक्ष जो इस सवाल का उत्तर देता है कि बुद्धि क्या है। कार्यात्मक पक्ष इस प्रश्न का उत्तर देता है कि बुद्धि क्या है। उसके बाद बुद्धि का दूसरा पक्ष जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं हमेशा, वो है बुद्धि का संरचनात्मक पक्ष। संरचनात्मक पक्ष क्या करता है? संरचनात्मक पक्ष बुद्धि के संरचना सिद्धांत को प्रभावित करता है। तीसरा जो बुद्धि का पक्ष आता है साथियों, वो है क्रियात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष में बुद्धि के वो सभी पहलू सम्मिलित हैं
या बुद्धि का वह पक्ष जिसका मापन किया जा सके या परीक्षण किया जा सके। तो परीक्षण योग्य पक्ष जो बुद्धि का होता है, तो ये बुद्धि के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसके अंतर्गत बुद्धि को समझा जाता है। और बुद्धि क्या है? कुछ और नहीं है बल्कि बहुत सारी मनुष्य में जो योग्यताएं हैं उनको कलेक्टिव रूप से बुद्धि कहेंगे। बहुत सारी योग्यताओं का समुच्चय बुद्धि है। अब ये सारी योग्यताएं क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है, इनके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कथन दिए हैं, जो कथन आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले उन कथनों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बोरिंग का एक कथन है। बोरिंग कहते हैं कि बुद्धि वो है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। तो जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है, यानी जिसका मापन किया जा सके सिर्फ वही पक्ष बुद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम अभी भी जान चुके हैं कि कार्यात्मक पक्ष भी आता है, संरचनात्मक पक्ष भी आता है। लेकिन बोरिंग साहब कहते हैं कि जो बुद्धि परीक्षण मापता है उसी को बुद्धि कहते हैं। फिर वेशलर का कथन पढ़िए। वेशलर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय अथवा सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। यानी कि एक ऐसी सार्वजनिक क्षमता जिसके जरिए व्यक्ति न सिर्फ उद्देश्यपूर्ण क्रिया करेगा, चिंतन करेगा, बल्कि कैसे अपने परिवेश के साथ, अपने वातावरण के साथ समायोजित करेगा, यह भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इसको कहा है, यह परिभाषा दी है किसने? वेशलर साहब ने। फिर रॉबिन्सन का कथन है, यह कहते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। संज्ञानात्मक व्यवहारों का संपूर्ण वर्ग। देखिए यहां पर किसी एक क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारी क्वालिटीज की बात कर रहा है। और ये मैं बात बार बार क्यों कह रहा हूं कि केवल एक क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज का वर्ग है, समुच्चय है, ग्रुप है। यह आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों के साथ लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। उसके बाद अगला कथन बुद्धि पर आता है, यह है निसेर और उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिकों का दिया हुआ, जो कहते हैं कि बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता है। क्या है बुद्धि? जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता है क्या? बुद्धि। फिर अल्फ्रेड बिने, जिनको इसलिए भी जाना जाता है कि बुद्धि का पहला परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। तो पहला परीक्षण बुद्धि का जो आता है, हम पढ़ते हैं परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? वो अल्फ्रेड बिने द्वारा ही किया गया है। तो अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। यह बात कहते हैं अल्फ्रेड बिने। गार्डनर व स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति केवल पर्यावरण के साथ खुद को समायोजित नहीं करता बल्कि अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके स्वयं उसमें सक्रियता से परिमार्जन या परिवर्तन भी कर सकता है। आइए आगे कहते हैं बर्ट साहब, सिरिल बर्ट, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं को समझने वाला जो खंड है उसके अंदर हम सिरिल बर्ट की परिभाषा को पढ़ेंगे। बहरहाल सिरिल बर्ट का यहां पर एक कथन है कि बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। जन्मजात है,
संज्ञानात्मक योग्यता है और एक सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। वहीं नाइट कहते हैं कि यह एक संबंध सूचक रचनात्मक चिंतन की क्षमता है जिसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह एक संबंध सूचक रचनात्मक चिंतन की क्षमता है जिसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वहीं टर्मन साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिशील है जिस अनुपात में उसकी चिंतन की क्षमता है। तो किसी व्यक्ति के चिंतन की क्षमता किस अनुपात में है, उसी अनुपात में व्यक्ति बुद्धिशील होता है। और यह बात कौन कहते हैं? लुई टर्मन कहते हैं। लुई टर्मन, जिनको भी हम बुद्धि के परीक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे, खासतौर पर आईक्यू का जो परिचय सारी दुनिया से जिस व्यक्ति ने करवाया, उनका नाम लुई टर्मन होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में जानेंगे। इनका कथन आपने देख लिया होगा। इसके बाद स्टर्न का कथन है, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता क्या है? बुद्धि है। वहीं चार्ल्स स्पीयरमैन, जो द्विकारक सिद्धांत के लिए भी प्रचलित हैं, जिनके द्विकारक सिद्धांत के बारे में हम अभी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो कहते हैं कि बुद्धि पारस्परिक चिंतन है। बुद्धि पारस्परिक चिंतन है, एक रेसिप्रोकेटिव चिंतन है और इसमें 3 बातें निहित हैं। पहली, किसी विद्यमान वस्तु के गुण को समझना। दूसरी, 2 या अधिक वस्तुओं के उपस्थित होने पर उनके संबंध को समझना। तीसरी, किसी वस्तु या उससे संबंधित वस्तु के उपस्थित होने पर उसका सह संबंध समझना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने देखी। इन परिभाषाओं को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद होंगी, या आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, तो आप इनको रिवाइज कीजिए। बहरहाल अब हम इन्हीं परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हुए बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन जानने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण बिंदु, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बुद्धि की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब हम समझेंगे। आइए इस कड़ी में पहले बिंदु पर चलते हैं, जो कि कहता है कि बुद्धि, हमने अभी अभी समझा कि बुद्धि अनेक क्षमताओं का योग है। यहां से ये जो खंड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से बुद्धि के संबंध में सत्य कथन बताइए या असत्य कथन बताइए। तो बुद्धि अनेक क्षमताओं का योग है। इसमें अनेक क्षमताएं अंतर्निहित हैं। इसमें मानसिक क्षमता भी शामिल है। बहुत सारी क्षमताओं का, संज्ञानात्मक क्षमताओं का योग है। एक केवल एक क्वालिटी या एक एबिलिटी को आप बुद्धि नहीं कहोगे। बहुत सारी क्वालिटीज व्यक्ति के अंदर एक साथ होती हैं, तब जाकर आप उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हो। अब एक सवाल उठता है कि क्या साक्षरता को बुद्धि कह सकते हैं? क्या लिटरेसी को बुद्धि कह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे दादा परदादा, हमारे जो परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हमारी तरह क्या बोलते हैं, बीएड उन्होंने नहीं किया होगा, हमारी तरह इतनी अंग्रेजी फर्राटेदार नहीं बोल सकती, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकती, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धिमानी है, उनके सामने आपके मेरे जैसे हजारों लोग इस उम्र के, इस पीढ़ी के पानी भरते हुए नजर आते हैं। इतनी बुद्धिमत्ता है हमारे परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें। तो इसका मतलब बुद्धि का संबंध शिक्षा से नहीं है। शिक्षा जरूर, कोई शिक्षित होगा तो वो बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति निरक्षर हो तो भी बुद्धिमान हो सकता है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर
क्योंकि जो बुद्धिमान होगा जाहिर सी बात है उसके अंदर अंतर्दृष्टि का भी विकास होगा। सूझ, अंतर्दृष्टि हम कोहलर के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है। समाधान करता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि बुद्धि की मदद से व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है तब भी, माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर साक्षर नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी वो इंटेलिजेंट है, तब भी वो बुद्धिमान है। तो वो क्यों है बुद्धिमान? वो बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि उसके व्यवहार में वो गुणवत्ता है, वो क्वालिटी है, जिसके तरीके से, जिसके वजह से आप कहते हो कि यार इसका व्यवहार ऐसा है, या इसके बातचीत करने का, चलने का, उठने का, बैठने का, संवाद करने का तरीका ऐसा है, जिससे आप पता लगा लो कि यार ये कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये कोई बहुत ही समझदार और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहां पर एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंका जा सकता है। आंका जा सकता है। तो बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंका जा सकता है। यह हमारे साथ एक पॉइंट बना। आगे देखिए, बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। किसकी मदद से? बुद्धि की मदद से। आपको याद हो तो हमने अभी अभी इस पॉइंट को समझा भी है एक परिभाषा में। मैं आपको वो परिभाषा भी वापस याद दिलाऊंगा ताकि इस तरह से हम इस वीडियो में चीजों को बेहतरीन ढंग से कर पाएं। देखिए, गार्डनर और स्टर्नबर्ग भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल पर्यावरण या वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन भी करता है। वहीं निसेर और सहयोगी ने भी बुद्धि के बारे में यही बात कही कि जटिल विचारों को समझने की और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है बुद्धि। तो बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजित कर सकता है। वातावरण के साथ समायोजित करने का मतलब यह है कि वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ। अब अगर आप उस परिवर्तन को बदल तो नहीं सकते, लेकिन खुद में तो कुछ परिवर्तन ला सकते हो जिनकी वजह से आपको वो चीजें दिक्कत ना दे, दुख ना दे। मान लो जैसे सर्दियां आ जाती हैं तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। अब हमें इतनी इंटेलिजेंस तो हमारे अंदर है ना कि उन्हीं कपड़ों को पहनने से हमारे शरीर को ठंड नहीं लगेगी और हमारे शरीर का तापमान जो है वो समस्थिति पर रहेगा उस बढ़ी हुई ठंड के कारण, उस कम हुए तापमान के कारण। अब ये तो इंटेलिजेंस है। तो एक बहुत बेसिक उदाहरण मैंने लिया कि वातावरण के साथ जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, आपने उसके हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट बिठाया, ये आपकी इंटेलिजेंस पर, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। आइए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और बुद्धि को लेकर एक और पॉइंट जानते हैं, और वो ये है कि बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन का संचार करती है। बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन का संचार करती है। बुद्धि होगी तो व्यक्ति बहुत अच्छे से चिंतन कर सकता है। चिंतन की जो उसकी क्षमता है, प्रत्यक्षण की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। अब मैं बुद्धि को
लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखवाने जा रहा हूं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट को लेकर आप में से कई विद्यार्थियों ने पिछले वर्षों में आयोजित हुई परीक्षा में काफी गलतियां की होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट है बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। जी हां, बुद्धि स्मृति नहीं है। आपके दिमाग में सीधा सीधा डाउट आएगा कि साहब रीट की परीक्षा जो सितंबर में आयोजित हुई थी उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह था कि बुद्धि के घटक में क्या क्या शामिल नहीं है, उसके अंदर तो स्मृति को माना गया था और आप लिखवा रहे हो कि बुद्धि स्मृति नहीं है। तो फिर यह गलत बात हमें क्यों लिखवा रहे हो? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको गलत बात नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर जो प्रश्न था वो था कि बुद्धि स्मृति है या नहीं है, और यहां पर भी सेम ही बात है। ध्यान से अगले 2 मिनट तक मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपके दिमाग का डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं स्मृति का मतलब क्या होता है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है चीजों को याद कर लेना, चीजों को याद कर लेना। याद कीजिए, आज की कक्षा में, आज के लेक्चर में मैं शुरुआत से एक ही बात कह रहा हूं कि बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का समुच्चय है। अब बहुत सारी योग्यताओं में जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से चीजों को याद कर लेता है तो हम वाकई में उसके बारे में कह सकते हैं कि यह बिल्कुल इंटेलिजेंट आदमी तो है। यानी कि उसकी इंटेलिजेंस को उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति प्रभावित करती है। लेकिन क्या केवल याद कर लेना चीजों को, कोई सिर्फ चीजों को रट ले, उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं ध्यान उसे, लेकिन उसको आप कुछ भी लिखवा दो वो रट लेगा, कुछ भी बता दो वो रट लेगा, खुद का दिमाग नहीं है उसमें, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप बुद्धिमान कहोगे? नहीं। जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था वो था कि बुद्धि के घटक में क्या क्या शामिल नहीं है। अब ये तो बात है ना कि बुद्धि जब बहुत सारी योग्यताओं का समुच्चय है, उसमें एक योग्यता जरूर चीजों का स्मरण करने की भी हो सकती है, लेकिन केवल चीजों का स्मरण कर लेना ही बुद्धि है, यह कथन तथापि सही नहीं है, कदापि सही नहीं है, पूरी तरह गलत है। तो केवल ज्ञान आ जाना या केवल स्मृति, यह बुद्धि नहीं है। हालांकि ज्ञान और स्मृति बुद्धि को प्रभावित जरूर करती है। जैसे हम विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, अधिगम के अंतर्गत पढ़ते हैं कि परिपक्वता की वजह से आए हुए परिवर्तन जो है वो विकास नहीं है, या परिपक्वता जो है वो अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित जरूर करती है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, यह बात हम पढ़ते हैं। इसीलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और परीक्षा में भी कभी पूछा जाए तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कथन को जानने की कोशिश करते हैं। बुद्धि को लेकर अगला कथन लिखिए, बुद्धि की मदद से व्यक्ति गत अनुभूतियों का लाभ लेकर समस्या समाधान करता है। बीती हुई जो अनुभूतियां हैं उनकी मदद से व्यक्ति समस्या समाधान करता है। किसके उपयोग से? बुद्धि के उपयोग से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य कर सकता है।
व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य जो करता है वो किसकी मदद से करता है? वो भी कार्य व्यक्ति बुद्धि की मदद से ही करता है, बुद्धि के सहयोग से ही करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि में परिवर्तन व परिमार्जन संभव है। हम जितना ज्यादा अपने ऊपर कार्य करेंगे, हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, हम उतने ही और इंटेलिजेंट होते जाएंगे, हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं अलग अलग तरीके से बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बुद्धि में परिवर्तन भी संभव है, बदलाव भी संभव है और परिमार्जन भी संभव है। परिमार्जन का मतलब है पहले से और बेटर होते जाना, पहले से और बेहतर होते जाना। तो बुद्धि में परिवर्तन और परिमार्जन संभव है। एक पॉइंट और यहां पर बनता है, वो ये है, बुद्धि की मदद से चिंतन, तर्क संगत, उद्देश्यपूर्ण और युक्ति संगत हो जाता है। चिंतन तर्क संगत हो जाता है, उद्देश्यपूर्ण हो जाता है और युक्ति संगत हो जाता है बुद्धि की मदद से। तो बुद्धि को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने जाने, जिनके जरिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि में क्या शामिल है क्या नहीं है, बुद्धि के बारे में सत्य कथन क्या है, असत्य कथन क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या है क्या नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स की मदद से आप उस प्रश्न का हल देख सकते हैं या आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बुद्धि के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार पर जो सबसे पहला हमें रिजल्ट मिलता है किसी मनोवैज्ञानिक का, वो है E.L. थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार दिए थे और थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों से ही कई बार प्रश्न पूछता है, एज इट इज पूछता है। हालांकि इस बुद्धि के प्रकार में जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं उसमें कई पाठ्य पुस्तकों में आप गैरेट का नाम भी पढ़ते हैं, लेकिन NCERT और राजस्थान बोर्ड की जो प्रमाणित पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों, उसमें सिर्फ और सिर्फ E.L. थॉर्नडाइक का ही नाम लिखा गया है। इसीलिए मैं भी आपको सिर्फ थॉर्नडाइक का ही नाम लिखवाऊंगा, अन्य किसी का नाम मैं नहीं कहूंगा। आइए अब आगे बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जिस भी प्रकार की जो प्रकार की बुद्धियां दी हैं उनके बारे में, तो सबसे पहली जो बुद्धि थॉर्नडाइक देते हैं या थॉर्नडाइक जो बुद्धि के प्रकार बताते हैं, उसमें वो 3 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा करते हैं पहले समझ लेते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि, पहली है सामाजिक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है मूर्त बुद्धि। फिर दोहरा रहा हूं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब आइए एक एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जिसको हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। वह मानसिक क्षमता, वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को समझता है और
और उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समाज का मतलब क्या है कि हमारी एक सामाजिक शैली है, एक जीवन शैली है, हमें कई लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है। तो आप किस प्रकार से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभा पाते हैं, कितना सामाजिक कौशल है आप में, कैसे आप समाज में अपनी जगह बना पाते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। और आपको यहां पर एक बड़ी रोचक और राज की बात बताता हूं साथियों, कि जिस संवेगात्मक बुद्धि की बात सेलोवी और मेयर करते हैं, साल्वे मेयर करते हैं, वही संवेगात्मक बुद्धि जब हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो उसकी सबसे पुरानी जड़ हमें सामाजिक बुद्धि में मिलती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अब इसको लेकर कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। उस फैक्ट में सबसे पहला नाम है घोष बाबू का। एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं घोष बाबू, जिन्होंने इसका बंगाली संस्करण तैयार किया है। घोष ने इसका बंगाली संस्करण तैयार किया। और एक भारतीय मनोवैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम होता है गंगोपाध्याय। गंगोपाध्याय जी ने भी इस पर व्यापक अध्ययन किए। द्वारा व्यापक अध्ययन। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। घोष द्वारा बंगाली संस्करण इसका तैयार हुआ, किसका? सामाजिक बुद्धि का। वहीं गंगोपाध्याय ने भी इस पर व्यापक अध्ययन किए हैं। और ये क्या है? जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को समझ जाए, यानी कि सामाजिक जो चीजें हैं उनके बारे में समझे, रीति रिवाज तौर तरीकों के बारे में जाने। ठीक है। अब प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि भारतीय संस्करण किसने तैयार किया सामाजिक बुद्धि का, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। जिसने बंगाली संस्करण तैयार किया इसका मतलब बांग्ला भाषा में तैयार किया है, तैयार तो भारतीय संस्करण ही हुआ है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि बंगाली संस्करण का यहां क्या मतलब है। बंगाली संस्करण का मतलब यहां पर भारतीय संस्करण से ही है। भाषा कौन सी है? बांग्ला है। ये आप कंफ्यूज मत होना भाइयों और बहनों, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अब आइए दूसरी प्रकार की बुद्धि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अभी अमूर्त बुद्धि क्या है? 4 पॉइंट्स हैं जो आपको इसके साथ जुड़े हुए हैं, याद रखने हैं कि अमूर्त संप्रत्यय जितने भी हैं, जैसे संकेत हैं, जैसे भाषा है, जैसे चिन्ह है, जैसे गणित है, ऐसे संप्रत्ययों को जो समझने की क्षमता है, समझने का कौशल है, वो किसके अंतर्गत आता है? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त संप्रत्यय जैसे गणित, भाषा, संकेत आदि को समझने की योग्यता। ठीक है, क्या कहलाती है? ये योग्यता कहलाती है अमूर्त बुद्धि। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। कई बार सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि बताइए फला व्यक्ति में
थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी? तो जो अमूर्त संपत्तियों के ऊपर कोई व्यक्ति काम करता है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता है जिसमें अमूर्त ज्ञान की जरूरत है, जैसे कि वैज्ञानिक, दार्शनिक, पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ आदि। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनमें अमूर्त बुद्धि सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर मैं आप विद्यार्थियों के जीवन के एक यक्ष प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। जब भी बुद्धि को हम पढ़ते हैं, आप लोग जब भी बुद्धि को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक डाउट आता है, गुरुजी वकील में कौन सी बुद्धि होती है, गुरुजी अध्यापक में कौन सी बुद्धि होती है, गुरुजी डॉक्टर में कौन सी बुद्धि होती है। तो मेरे दोस्तों, एक बात को दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि उसके पेशे से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि उस पेशे में जो काम वो करता है उस काम से निर्धारित होती है। दो वाक्य बोलने जा रहा हूं, अब क्लियर, पहला बोल चुका हूं। क्या ऐसा मत सोचो कि वकील में ये वाली बुद्धि होती है, या डॉक्टर में ये वाली होती है, या साइंटिस्ट में ये होती है, इंजीनियर में ये होती है। नहीं, कैसा काम वो व्यक्ति करेगा ये तय करो पहले। वकील जो है उस वकील का काम कैसा है, डॉक्टर है डॉक्टर का काम कैसा है, इंजीनियर है इंजीनियर का काम कैसा है। जैसा काम वो व्यक्ति करता है उस काम को पहले सोचिए और फिर बुद्धि का निर्धारण कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर व्यक्ति में हर प्रकार की बुद्धि मौजूद रहती है। चाहे आपकी बात करो या मेरी बात करो, मुझ में सामाजिक बुद्धि भी है, मुझ में अमूर्त बुद्धि भी है और मुझ में मूर्त बुद्धि भी है। आप में भी सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। लेकिन जिस प्रकार का आपका प्रोफेशन है, जिस प्रकार का काम आप करोगे, उस काम में कौन सी बुद्धि ज्यादा यूज में आ रही है इन तीनों में से, उसी के आधार पर तय होता है कि इस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अभी तक नहीं समझ में आई है तो वीडियो को बैक करके और वापस सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, गलत होते हैं विद्यार्थियों के। हमें लगता है कि हाँ भाई बस इस फलाने आदमी में तो ये वाली बुद्धि है, रट लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति में एक से ज्यादा तरह की बुद्धि मौजूद हो सकती है। खुद हार्वर्ड गार्डनर इस बात की पुष्टि करते हैं अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में कि एक व्यक्ति में एक से ज्यादा बुद्धि हो सकती है, लेकिन किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग वो अपने काम को करने के लिए सबसे ज्यादा कर रहा है, उससे तय होगा कि उसके अंदर कौन सी बुद्धि प्रभावी है। जैसे मैं बात करूं एक नेताजी की, तो नेताजी में अमूर्त बुद्धि भी हो सकती है। नेताजी मान लो कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो कोई इंजीनियर टाइप का आदमी हो और फिर नेता बन रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसमें मूर्त बुद्धि भी होगी। लेकिन नेतागिरी करने में कौन सी बुद्धि काम आ रही है साहब? सामाजिक बुद्धि काम आ रही है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों से मिलना है, उनको आश्वासन देना है, उनकी बात सुननी है, उनके समस्याओं का समाधान करना है, कहीं किसी को पुचकारना है, कहीं किसी को डांटना है, हर एक चीज उसको मैनेज करनी है सिर्फ और सिर्फ लोगों से। तो इसीलिए नेता में कौन सी बुद्धि ज्यादा प्रभावी हो गई? सामाजिक बुद्धि। इस तरह से आप इन चीजों को समझा कीजिए, तब जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चलेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक, दार्शनिक, पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ आदि में होती है कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि टर्मन ने इस बुद्धि को सभी बुद्धियों से श्रेष्ठ बताया है। यह बात याद रखिएगा। लुई टर्मन आईक्यू वाले, उन्होंने क्या कहा है? टर्मन ने इसे सभी से श्रेष्ठ बताया। ठीक है, और इसी बुद्धि को कहा जाता है साथियों सैद्धांतिक बुद्धि या थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? क्योंकि फैक्ट्स पर,
संप्रत्यों पर आधारित है, अवधारणाओं पर आधारित है। अवधारणाओं को कितना बेहतर समझ सकता है, कोई फिजिक्स का कोई व्यक्ति है वो कितना बेहतर ढंग से चीजों को समझ सकता है। तो इस तरह के जो अमूर्त कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर अगर ये आधारित है तो इसीलिए इसको कहा जाता है सैद्धांतिक बुद्धि। सैद्धांतिक बुद्धि, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? ये हमने बुद्धि के बारे में, अमूर्त बुद्धि के बारे में कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो प्रकार थॉर्नडाइक का दिया हुआ है मूर्त बुद्धि, उसे जान लेते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जिन विद्यार्थियों में अमूर्त बुद्धि ज्यादा होगी, क्या उनका शैक्षणिक निष्पादन है वो बेहतर होगा? बिल्कुल हां, बेहतर होगा। और क्या ऐसे लोग मानसिक प्रतिमाओं का निर्माण करके समस्या का समाधान कर सकते हैं? आप कहेंगे हां साहब, मानसिक प्रतिमाओं का निर्माण करके भी समस्या समाधान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमूर्त बुद्धि का मतलब ही यही है कि आप मानसिक अवधारणाओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। तीसरी बुद्धि की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो ये कौन सी योग्यता है? वह योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति मूर्त सामग्री व संप्रत्यों को कुशलतापूर्वक समझता है और उनका प्रयोग भाई सामान्य जो उसके जीवन की मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए वो मूर्त संप्रत्तियों को समझकर उनका प्रयोग करे। अब ये लोग जो होते हैं जिनमें मूर्त बुद्धि ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा कि ऐसे लोगों के अंदर मैनुअल डेक्स्ट्रिटी, हस्तकला का कौशल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में हस्तकला कौशल MANUEL डेक्स्ट्रिटी विद्यमान होता है। हाथ का कौशल, हाथ की कला, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई का अगर कोई काम जानता हो, कोई व्यक्ति मान लीजिए मूर्ति बनाना जानता हो, इस तरह के जितने भी लोग होंगे उनमें कौन से कौशल की प्रधानता होगी? मूर्त बुद्धि की प्रधानता होगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या ज्यादातर क्या बन सकते हैं? एक अगर मैं बात करूं एक कॉमन लेवल पर, तो ऐसे लोग इंजीनियर बन सकते हैं,
कारीगर बन सकते हैं, मूर्तिकार होते हैं ऐसे लोग, आदि। ठीक है। और इस बुद्धि को, जैसे उसे सैद्धांतिक बुद्धि कहते थे, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है व्यावहारिक बुद्धि। याद रखिएगा, कौन सी बुद्धि? व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इसे कहा जाता है व्यावहारिक बुद्धि, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बुद्धि के तीनों प्रकार हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, जो कि दिए हुए हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के। अब आइए एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बुद्धि को जाना। बुद्धि जो है एक सामान्य योग्यता है, और योग्यता कहना थोड़ा सा गलत होगा। योग्यताओं का एक तरह से क्लब है, या ग्रुप है, या समुच्चय है, या फिर एक तरह से क्यूमुलेटिव फॉर्म में योग्यताएं हैं, समुच्चय है योग्यताओं का। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। बोरिंग की परिभाषा थी, जो बुद्धि परीक्षण मापता वही बुद्धि है। वेस्टलर कहते हैं एक समुच्चय है, जैसा कि मैंने कहा ग्रुप है। रॉबिन्सन कहते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है, जिसके जरिए व्यक्ति नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी स्थापित करता है, अमूर्त रूप से सोचता है और अनुभवों का लाभ उठाने की कोशिश करता है। निसेर व सहयोगी कहते हैं जटिल विचारों को समझने की, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। अल्फ्रेड बिने अच्छा निर्णय लेने की, अच्छा बोध करने की, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता कहते हैं। गार्डनर स्टर्नबर्ग बुद्धि को केवल पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए ही नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी कर सकता है। बर्ट कहते हैं एक जन्मजात संज्ञानात्मक सामान्य योग्यता है। नाइट कहते हैं कि संबंध सूचक रचनात्मक चिंतन की क्षमता है। टर्मन कहता है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिशील है जिस अनुपात में उसमें चिंतन करने की क्षमता है। स्टर्न का मत और स्पीयरमैन का मत भी हमने देखा। फिर हमने बुद्धि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु देखे, जिसमें हमने पहले तो यह जाना कि बुद्धि अनेक संज्ञानात्मक क्षमताओं का योग है। तो यह क्षमताओं का योग है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी शामिल है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है, और बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से भी आंका जा सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं होगा। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन कर सकता है। बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन का संचार करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। आप में से कुछ विद्यार्थी अगर रीट की एग्जाम देकर आए हैं और वो जानते हैं कि लेवल 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो अब मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बुद्धि की मदद से व्यक्ति गत अनुभूतियों का लाभ लेकर समस्या समाधान करता है। व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य कर सकता है। बुद्धि में परिवर्तन और परिमार्जन संभव है, शामिल है। चिंतन तर्कशील, उद्देश्यपूर्ण और युक्ति संगत हो जाता है। उसके बाद हमने बुद्धि के प्रकार में सबसे पहले थॉर्नडाइक का प्रकार देखा। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और आपके मूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि, सामाजिक कौशल, सिंपल सी बात। घोष बाबू ने इसका भारतीय संस्करण तैयार किया, जो कि बांग्ला भाषा में था, और गंगोपाध्याय द्वारा इस पर व्यापक अध्ययन हुए हैं। अमूर्त बुद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमूर्त संप्रत्तियों को जानना। टर्मन ने इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, और इसे कहा जाता है सैद्धांतिक बुद्धि। वहीं मूर्त बुद्धि, मूर्त संप्रत्तियों को जानना, व्यक्ति में हाथ का कौशल या हस्तकला कौशल जो है वो इसी बुद्धि के कारण आता है, और इसको होने वाले व्यक्ति इंजीनियर, कारीगर, मूर्तिकार आदि हो सकते हैं। उसे सैद्धांतिक कहते थे, तो इसे क्या कहेंगे? व्यावहारिक बुद्धि। तो प्रिय साथियों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बुद्धि से महत्वपूर्ण सिद्धांत जो निकल कर आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।